स्टूडेंट, आज जो हमारा एनसीईआरटी का जो लेसन नंबर है वो कौन सा है? 5 है। कौन सा पाठ है? अध्याय नंबर 5। नाम क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो शब्द मुख्य रूप से आए हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब देखिए बेटा, इनको हमारे को क्या करना है? दो शब्दों को यहाँ समझना है, यानी कि आपकी आदि जो क्या जेनेटिक्स है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। अब देखिए, तो यहाँ पर ये दो शब्द, इनको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक भाई साहब है, क्या है? भाई साहब है, ठीक है ना। और ये इनकी क्या है? मिसेज है। क्या है? मिसेज है। अब देखिए इनके क्या आई? खुशखबरी आई, और एक क्या हुआ? बच्चा हुआ। क्या हुआ है? पापू हुआ, जिसको बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए बताया कि हमारे को दो शब्दों को समझना है खाली। अब देखना, जैसे बच्चा क्या होना लगेगा? बड़ा होने लगेगा। लोग ऐसा बोलेंगे कि इसके जो कान है वो इसके पापा जैसे हैं, इसका जो नाक है वो इसकी माताजी जैसा है। अब यहाँ पर मैंने दो लक्षण बताए, कान और नाक। और भी लक्षण हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि बस यही दो होंगे। अब देखिए ये जो लक्षण कहाँ से आया है? इसके पापा से आया है। ये जो लक्षण कहाँ से आया? वो इसकी माता से आया है। अब देखना है हमारे को, ये जो इनमें से इनके अंदर लक्षण आया है ना भैया, वही तो हमारी क्या है? वंशागति है। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? क्या ये एक पीढ़ी, इसको क्या नाम देंगे? जनक पीढ़ी। क्या नाम देंगे? जनक पीढ़ी। और ये बेटा कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? संतति पीढ़ी, क्योंकि ये इनकी क्या है? संतान है। अब तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है ना, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? वंशागति। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अगला जो शब्द हमारे आ रहा है वो कौन सा है? विविधता। जैसा आपने बहुत बार सुना होगा, विविधता में एकता हमारे देश की क्या है? विशेषता है। तो विविधता क्या होती है? इसको हम सिंपल भाषा में देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं अंतर, मतलब डिफरेंस। अब देखिए यहाँ का डिफरेंस आता है, ये जनक पीढ़ी है, ये संतति पीढ़ी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जो संतान है ना हूबहू इसके पापा जैसी होगी या हूबहू इसकी माता जैसी होगी। ये तो ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? कुछ लक्षण तो इनके अंदर ट्रांसफर होते हैं और कुछ ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ये ट्रांसफर नहीं होते हैं ना, वही तो क्या है? विविधता है। क्या है? विविधता है। तो यहाँ पर आपको दो शब्द समझ में आगे होंगे, क्या क्या? वंशागति और विविधता। अगर इनकी यहाँ डेफिनेशन लिखती है तो भी हम इनको लिख सकते हैं। तो हमारे पहला शब्द कौन सा था बेटा? वंशागति था। क्या था? वंशागति था। अब देखो इसको हम इस तरह भी इसको उतार सकते हैं, किस तरह? एक पीढ़ी से, कहाँ से? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसी को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? वंशागति बोलते हैं, वंशागति कहते हैं। अब देखिए अगला शब्द हमारे क्या था? विविधता था।
ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। तो इसको आप पैक कर लो एक साइड में। क्या है, एक पीढ़ी से क्या, कहाँ पर, दूसरी पीढ़ी में। अरे जा क्या रहे हैं, लक्षण ही तो जा रहे हैं ना। वो क्या होती है, वंशागति होती है। अब देखिए बहुत बार आपने एक शब्द सुना होगा, लोग ऐसा कहते हैं ना कि इसका पिता भी अच्छा है और इसकी माता भी अच्छी है, लेकिन ये जो इनका बच्चा है वो ऐसा कहाँ से कायमा पाका। ऐसे नहीं बोलते हैं, कायमा मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं है, मतलब ऐसी बात। तो ये शब्द, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लक्षण बच्चे में नहीं आए हैं। तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं आते हैं उसी को तो क्या बोलते हैं, विविधता हम बोलते हैं। तो अगली हमारे परिभाषा क्या हो जाएगी, वो किसकी हो जाएगी, विविधता की हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अगला जो हमारा हेडिंग उतारेंगे वो क्या होगा, विविधता। ठीक है ना। अगर अंग्रेजी में आपको इसको शब्द लिखना है तो लिख दीजिए, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, किसको बोलेंगे, वंशागति को। और इस विविधता को बोलते हैं क्या, वेरिएशंस। क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसको मैं शब्दों में लिखना चाहूँ, एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया, क्या आएगा, सीधा एग्जाम में सवाल टपकेगा, वंशागति और विविधता में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कुछ लिखने के लिए शब्द तो होने चाहिए ना। तो वो शब्द क्या लिखेंगे हम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न विभिन्नता को ही क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विविधता कहते हैं। ये दो शब्द आपको याद हो गए, मतलब आपकी आनुवांशिकी का आधा भाग आपको क्या हो गया, याद हो गया। अब आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि ये जो आपने सर ये दो शब्द लिखा है तो है, इन दोनों का अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर करते हैं, तो ये हमारे को याद यहाँ रखना है। तो अगला मैं हेडिंग लगाऊंगा क्या, आनुवांशिकी। जिसका उत्तर आप चाहते हो ना वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आनुवांशिकी, जिसको बोलते हैं क्या, जीनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब एग्जाम में सवाल कभी आ गया, आनुवांशिकी से क्या तात्पर्य है, आनुवांशिकी एटले शू बोलते हैं ना, आनुवांशिकी एटले शू। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, किसकी, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है, वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, आनुवांशिकी कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है ना। अरे इस तरह आप इसको याद रख सकते हो क्या, जेनेटिक्स इज इक्वल टू इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशंस। याद हो गया ना, मतलब जेनेटिक्स के अंदर हम इनहेरिटेंस का और वेरिएशंस का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये शब्द तो हमारे पास में आ गया। अगला जो हमारे पॉइंट आता है वो आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, आनुवांशिकी का जनक कौन है, किसने ये आनुवांशिकी दी थी, आनुवांशिकी का शब्द किसने दिया था। तो अब हम यहाँ पर अध्ययन इसके बारे में भी करेंगे। तो अगला जो हमारे होगा पॉइंट वो क्या होगा, आनुवांशिकी के जनक। इतना आपको ध्यान रखना है। याद होगा आपको 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, 10वीं के अंदर भी आपने पढ़ा होगा।
ठीक है ना। आनुवांशिकी के जनक कौन है वो हमारे को पढ़ना है। आनुवांशिकी के जनक कौन है बताइए फटाफट। ग्रेगर जॉन मेंडल। चलो सभी का आंसर आ गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत इजी था ये तो, चलो इजी। आप बोलोगे सर ये सवाल एग्जाम में आएगा क्या? अरे भैया एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपको इतना लड्डू सवाल ये वहाँ दे देगा। तो सर एग्जाम में सवाल कैसा आएगा? अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। लो जी, कौन सा? आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, इसको हमारे को देखना है। बताइए इसका आंसर। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन होंगे? तो आप इसका उत्तर को नोट कर दीजिए, एग्जाम में आ सकता है सवाल। विलियम बेटसन। क्या नाम हो जाएगा? विलियम बेटसन। अरे भैया इन्होंने बहुत काम किया। मेंडल जी ने तो कब किया था? 19वीं शताब्दी के अंदर। लेकिन विलियम बेटसन ने उनके बाद इनका जो सारा कार्यभार इन्होंने संभाल लिया था, ठीक है ना। इसलिए भी इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? आधुनिक आनुवांशिकी के पप्पा कहेंगे, ठीक है ना। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक। पता नहीं आनुवांशिकी बहुत सारी पढ़ा देते हो सर, याद नहीं होता। अरे भाई याद तो करना पड़ेगा ना, याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को क्या आवश्यकता है? सफलता की आवश्यकता है। अरे भाई साहब किसी ने कहा है, क्या कहा है? अगर आपके सपनों को हकीकत में बदलना है, क्या बदलना है? हकीकत में बदलना है, तो आपको भाई साहब मेहनत भी तो हकीकत में करनी पड़ेगी ना। ऐसे सपने में नहीं करेंगे, रात को सो रहे हैं, मैं तो रात दिन बहुत अध्ययन कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, शाम को 11 बजे सो रहा हूँ। अरे भाई साहब अगर सपनों को हकीकत में हमारे को चेंज करना है ना, तो आपको मेहनत भी तो हकीकत में करनी ही होगी, तब जाके आपके पास कौन आएगी? सफलता आएगी। तो यहाँ देखिए हम अध्ययन कर रहे थे क्या प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन हैं। तो आपको यहाँ शब्द क्या लिखना है, वो क्या हो जाएगा? थॉमस हंट मॉर्गन। कौन हो जाएंगे? थॉमस हंट मॉर्गन। अरे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आनुवांशिकी के ऊपर किए थे, और इन्होंने एक यहाँ फल मक्खी का उपयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये आपको याद रखना है। और इसका नाम क्या, वैज्ञानिक नाम होता है, वो क्या होता है? ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर। इसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, इसलिए हम इनको यहाँ नाम क्या देंगे? आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, ठीक है ना, मेलनोगेस्टर। अब देखिए अगला हमारे पॉइंट कौन सा हो जाएगा? लास्ट पॉइंट है, अरे जनकों के बारे में, ये हमारे अगला पॉइंट वो कौन सा हो जाएगा? मानव आनुवांशिकी के जनक। मानव आनुवांशिकी के जनक। चलो बात अपनी आ गई, मानवों की आ गई, तो हम इनका भी नाम लिख देते हैं। तो वो आपको याद रखना है, नाम इनका क्या हो जाएगा? गेरोड। नाम क्या हो जाएगा? गेरोड। और इन्होंने एक रोग की खोज की थी जिसका नाम क्या होता है? एल कैप्टोनूरिया। ये हमारे को याद रखना है, पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तो सारे जनक पढ़े हमने, ये आपको याद रखने हैं। अब बोलोगे यहाँ से सर एग्जाम में सवाल आता है क्या? अरे 12वीं बोर्ड की तो छोड़ो, यहाँ से सवाल कहाँ आता है? नीट के अंदर भी आता है। सर नीट में कैसा सवाल आएगा? एक सवाल देगा सीधा, क्या देगा? निम्न में से कौन असुमेलित है? क्या है? निम्न में से कौन असुमेलित है? और यहाँ आपको दे देगा अ, ब, स और द ऑप्शन, और यहाँ पर एक आध की जगह नाम चेंज कर लेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? असुमेलित हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम के अंदर क्या आते हैं बेटा? सवाल आते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला हमारे पॉइंट होगा, वो क्या होगा? मेंडलवाद। अरे भाई साहब अब कौन आ गए वापिस?
मेंडल जी आ गए। कौन आ गए? ग्रीगर जॉन मेंडल। और इनकी जो क्या है आनुवांशिकी, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंडलवाद बोलते हैं। अब देखिए इतना काम किया था तो हमारे को इनका थोड़ा जीवन परिचय भी तो अरे पढ़ना चाहिए ना। क्यों कहते हैं जनक, उसके बारे में भी तो अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? आपको याद होगा सभी को, 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। कहाँ हुआ था? ए भाई साहब, एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश। ऑस्ट्रिया देश का एक प्रांत है जिस प्रांत का नाम क्या है? हेंजनडार्फ प्रांत है। उस हेंजनडार्फ प्रांत के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मोराविया। वहां पर ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या लिया था? अवतार लिया था। कब? 22 जुलाई 1822 को। चलिए ये तो हो गया कहाँ जन्म हुआ था। अब हमारा जो पॉइंट मुख्य आएगा, क्या इन्होंने काम किया था, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी के जनक बोलते हैं। तो आप इसको भी ध्यान से यहाँ पर देखिए। इन्होंने क्या किया था? 1857 से 1864 तक कुल कितने वर्ष हो गए? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक इन्होंने मटर का जो पौधा है ना, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। मटर कौन सा? उद्यान मटर। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? याद होगा आप सभी को, पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। अब देखिए इन्होंने 7 वर्ष काम किया और फिर काम करने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्या निकाले बेटा? निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले? निष्कर्ष निकाले। और उन सारे के सारे निष्कर्ष थे ना, उनको वहाँ की एक पत्रिका थी जिसका नाम क्या है? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसकी एक वार्षिक पत्रिका निकलती थी भाई साहब। क्या निकलती थी? एक वार्षिक पत्रिका निकलती थी। उसके अंदर इन्होंने इसका संपादन करवाया और वहाँ संपादन करवाया तो उसका एक शीर्षक भी रखा था। वो शीर्षक क्या था? पादप संकरण के प्रयोग। क्या था? पादप संकरण के प्रयोग। इस वाले शीर्षक से इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट वहाँ छपवाए थे। कब छपवाए थे? 1866 के अंदर छपवाए थे। ये इन्होंने काम किया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी के फादर बोलते हैं। अब देखिए ये तो चलो हो गया, बहुत सारा काम किया था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि इनके जो प्रयोग थे ना, वो प्रयोग लगभग 34 ईयर्स तक, लगभग 34 वर्षों तक क्या रहे? उपेक्षित रहे। मतलब इनकी और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे तो सर इसका मालूम, अरे कैसे पड़ा? तो आपको याद रखना है सन 1900 के अंदर। कब? सन 1900 के अंदर इसने जो प्रयोग किए थे ना, उसकी क्या हुई थी? पुनर्खोज हुई थी। अच्छा, क्या हुई थी? पुनर्खोज। कौन थे करने वाले? अरे 3 वैज्ञानिक थे जिनका आपको नाम याद रखना है। नंबर 1 कहाँ के थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। और इनका नाम क्या था? ह्यूगो डी व्रीज। उनका नाम क्या था? ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज। अब देखिए यहाँ तो चलो इनका नाम है, इन्होंने की थी। इन्होंने एक और काम किया था 1 साल बाद 1900 के अंदर ये काम किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? 1901 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना एग्जाम में आने योग्य सवाल है। क्या किया था? उत्परिवर्तन की खोज की थी। उत्परिवर्तन की खोज की थी। अरे उत्परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, उसकी इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। कौन सा पादप था? इवनिंग प्रिमरोज।
इसके अंदर इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी, उत्परिवर्तन की खोज की थी। ये भी आपको इसके साथ में याद रखना है। अब देखिए मेंडलवाद की पुनर्खोज में एक तो वैज्ञानिक कौन थे, हॉलैंड के योगी डी व्रीज थे। अगले वैज्ञानिक कौन थे, जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जिनका नाम था कार्ल कोरेंस। क्या नाम था, कार्ल कोरेंस। और अगले नंबर वो कहाँ के थे, मेंडल के देश के थे, ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम क्या था, इरिक वॉन शेरमेक। इरिक वॉन शेरमेक। अब देखिए यहाँ से एग्जाम बहुत बार आता है सवाल, क्या आता है, मेंडलवाद की पुनर्खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने की और कब की थी। तो हमारे को सीधा याद रखना है, क्योंकि हमने तो ये दिन क्या है ना, सन 1900 के अंदर, सर 1900 में की थी। कौन कौन थे भाई साहब, ये 3 जने थे, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, अगले जर्मनी के कार्ल कोरेंस, अगले ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमेक। ये इन्होंने क्या की थी, आनुवंशिकी के जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे उसकी वापस क्या की थी, पुनर्खोज की थी। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, वो हमारे होगा, अब देखो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत काम किया था, तो उसने, आपको याद ही होगा, उसने क्या किए थे, मटर के पौधे के 7 लक्षण लिए थे। क्या लिए थे, मटर के पादप के 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे। तो वो 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे उसके बारे में हमारे को क्या करना है, अध्ययन या करना है। अब तो हम देखेंगे मेंडल के द्वारा लिए गए मटर के पादप के लक्षण, मटर के पादप के लक्षण। अब देखो कौन कौन से लक्षण लिए थे उसको हम देखेंगे। नंबर 1 इस तरह लिखेंगे, क्रम संख्या, लक्षण कौन सा लिया था, ठीक है। और एक लक्षण के 2 विपर्यासी लक्षण थे, वो भी हम देखेंगे। एक तो प्रभावी लक्षण था और एक कौन सा लक्षण था, अप्रभावी लक्षण। हर एक लक्षण के 2 टाइप थे, एक तो कौन सा प्रभावी और एक कौन सा था, अप्रभावी। अब देखेंगे इन्होंने कौन कौन से लक्षण लिए थे। नंबर 1 क्या था, बहुत बड़ा होगा, अपने पादप की ऊंचाई। पहला लक्षण क्या था, पादप की ऊंचाई। ये तो लक्षण का नाम है। अब देखो इसके भी 2 पहलू होते हैं, या तो मटर का पौधा बहुत लंबा होता है या बहुत क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका ये वाला प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, लंबा होता है। और इसका अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है बेटा, बोना होता है। याद हो गया। अगला लक्षण कौन सा लिया था, बीज का आकार। अगला कौन सा लक्षण था, बीज का आकार। और बीज के आकार के लक्षणों के अंदर एक तो था गोल बीज और एक कैसा था, झुर्रीदार था। कैसा था, अरे झुर्रियां पड़ी हुई थी उसके ऊपर, ये लक्षण था, ठीक है। अगला लक्षण कौन सा था, वो बीज का रंग था। क्या था, बीज का रंग। अब देखिए बीज के रंग कितने होते हैं, 2। एक तो कौन सा था, पीला रंग था, और एक कैसा था, हरा। पीला प्रभावी और हरा कौन सा था, अप्रभावी था। अगला लक्षण कौन सा लिया था, फली का आकार। अरे मटर की फली होती है ना भाई, उसके अंदर दाने होते हैं, तो यहाँ तो उसका आकार होगा कैसा, फूला हुआ, यानी कि जो क्या होगी, फली यहाँ तो फूली हुई होगी, यहाँ फिर कैसी होगी, सिकुड़ी हुई होगी। यहाँ कैसी होगी, सिकुड़ी हुई होगी, ठीक है ना। अगला जो होगा वो क्या था, फली का रंग। क्या था, फली का रंग। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी, बहुत कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ भी पीला और हरा आ रहा है और यहाँ भी पीला और हरा ही आएगा, लेकिन यहाँ और यहाँ क्या अंतर है, यहाँ प्रभावी कौन सा है, पीला है, अप्रभावी कौन सा है, हरा है। लेकिन यहाँ इसका जस्ट क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ फली का रंग होगा प्रभावी, वो तो होगा हरा, और अप्रभावी कौन सा होगा, पीला होगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो हमारे पॉइंट आता है वो यहाँ पर आ जाएगा, पुष्प की स्थिति। क्या आ जाएगा,
पुष्प की स्थिति, या तो फूल कहाँ होगा, उसकी किसी वहाँ शाखा के नीचे, तो इसको बोलेंगे अक्षीय, और एक होगा उसके ठेठ शीर्ष भाग पे, तो उस लक्षण का नाम क्या हो जाएगा,